नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभ्यास में। तो हम लोग आज से वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे या फिर आप इसको वैदिक काल भी बोल सकते हैं। वैदिक सभ्यता, वैदिक काल दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो अगर हम इस सभ्यता की बात करें और या फिर पिछली जो सभ्यता हम लोगों ने ख़त्म करी है, सिंधु घाटी सभ्यता, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है सिंधु घाटी सभ्यता का लेक्चर, तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक डाल देंगे, आप जाके देख लीजिएगा। उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा तो हमारा जो इतिहास है आपको बिल्कुल बेसिक से अच्छे से समझ में आएगा। तो आप देखिएगा, पिछले जो वीडियो हैं उनको भी देखिएगा। तो आज से हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। अगर वैदिक सभ्यता या फिर किसी सभ्यता की बात करें, तो अगर एक सभ्यता, कहीं की कोई सभ्यता अगर ख़त्म हो रही है या फिर कोई भी सभ्यता ख़त्म हुई है, तो क्या होता है जब उसके हिसाब से कोई नई सभ्यताएँ आती हैं, तो हमें वहाँ पे जो रीति रिवाज हैं वहाँ के, या फिर वहाँ पे जो उन्होंने अपने कर्मकांड बना रखे हैं, या फिर वहाँ पे जो चीज़ें हैं, या फिर वहाँ का जो नगर है, नगर क्षेत्र है, तो वो सब चीज़ें बिल्कुल परिवर्तित हो जाती हैं। बिल्कुल ये मान लीजिए कि बिल्कुल एक नया मतलब बदलाव होता है, या फिर आप ये बात कर लीजिए कि एक पुनर्जागरण टाइप कुछ होता है वहाँ पे। तो अगर कोई सभ्यता ख़त्म हुई है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सभ्यता और संस्कृति, ये दो अलग अलग वर्ड हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सभ्यता है यह एक मूर्त क्रिया है, और अगर हम लोगों ने देखा था कि संस्कृति है एक अमूर्त क्रिया है। तो वो चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। सबसे बिल्कुल जब हम लोगों ने ख़त्म किया था सिंधु घाटी सभ्यता, तब ये चीज़ हम लोगों ने बात की थी, सभ्यता और संस्कृति अलग अलग होती हैं। तो हम लोग सभ्यता पढ़ेंगे आज। और अगर अभी हम बात करेंगे इसमें वैदिक साहित्य की, तो वैदिक साहित्य चार जो इसके पार्ट होते हैं, जब वो चारों पार्ट आपस में मिल जाते हैं तब वो वैदिक साहित्य बनता है। ठीक है, उसके जो चार पार्ट हैं, ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, तो वो जब चारों मिल जाते हैं और उसमें ब्राह्मण हो गया, आरण्यक हो गया और उपनिषद हो गया, तो जब ये सब चीज़ें मिल जाती हैं तब वो एक वैदिक साहित्य बनता है। अभी हम लोग वैदिक सभ्यता की बात कर रहे हैं, जिसके टाइम पीरियड आप सभी को पता होगा 1500 से 600 BC है। और इसमें से ये कन्फ्यूजन होती है कि जो 1500 से 1000 है उसे ऋग्वैदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल कहते हैं, और जो 1000 है, 1000 से 600, उसे हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। अगर वैदिक सभ्यता की बात करें और सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, जिन हम लोगों ने देखा है। नगरीय सभ्यता, वहाँ का नगर नियोजन हम लोगों ने देखा, वहाँ पे जल निकासी हम लोगों ने देखा, वहाँ की जो रोड व्यवस्था थी, जो वहाँ पे सड़कें थी, उस चीज़ को हम लोगों ने अच्छे से देखा है। अगर हम उसी के स्थान पर वैदिक सभ्यता की बात करें, तो यह एक ग्रामीण सभ्यता है। हाँ, और वहाँ पे क्या था कि वो सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी कि हम लोगों ने उसमें हम लोगों ने पहले उसमें जो भी वहाँ का व्यापार वाणिज्य था, हर एक चीज़ हम लोगों ने देखी। लेकिन हम लोग अगर यहाँ की बात करें, वैदिक सभ्यता की बात करें, तो यहाँ पशुपालन पे ही ये लोग निर्भर थे। यहाँ तक कि कृषि का भी इनको ज्ञान नहीं यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। कृषि का ज्ञान अगर हम लोग देखने की बात करें, तो कृषि का ज्ञान जो है इनको उत्तर वैदिक काल में इनको हम लोगों को देखने को मिलेगा, अभी पढ़ने को भी मिलेगा। उत्तर वैदिक काल में हम लोग को ये चीज़ें कृषि के देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे जो सारी चीज़ें थी पशु पे ही निर्भर थी। ठीक है, आप किसी भी इसके क्षेत्र की बात कर लीजिए, आर्थिक से क्षेत्र की बात कर लीजिए, फिर वैवाहिक चीज़ों में भी यहाँ पे पशुओं का बहुत महत्व था। ये एक पुरुष प्रधान सभ्यता थी, हम लोगों ने पीछे देखी है, वो मातृ प्रधान सभ्यता थी। उसके पहले हम लोग ताम्रपाषाण काल देखा था, वो परवर्ती हड़प्पा सभ्यता का ही एक पार्ट था। ठीक है, तो ये एक सभ्यता है। देखो 1500 से ये हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, 1500 से 600 BC में आता है। तो संस्कृत अगर बात करें, वैदिक सभ्यता या वैदिक शब्द की बात करें, तो यह एक संस्कृत की विद धातु से जन्मा हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है जानना व ज्ञान। इसका विस्तार क्षेत्र जो था वो दक्षिण अफगानिस्तान से पंजाब तक का माना जाता है। और दक्षिण अफगानिस्तान और पंजाब के मध्य में हमारी जो सिंधु घाटी और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो हमें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसका मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि यह जो सभ्यता थी सिंधु की सहायक नदियों के मध्य में ही विकसित थी। ठीक है, अगर हम वैदिक सभ्यता जिससे हम लोग पढ़ते हैं, पीछे पढ़ते हैं कि पहले हम लोगों ने सिंधु सभ्यता पढ़ी, तो उसमें उसकी हम लोगों ने भूमिका पढ़ी थी, फिर उसकी उत्पत्ति करता है वहाँ भी हम लोगों ने देखा था, फिर विस्तार देखा था, फिर उसका कालखंड देखा था, फिर वहाँ के प्रमुख स्थल देखे थे, आर्थिक सामाजिक जो भी चीज़ें वहाँ पे थी, फिर उसका पतन देखा था। तो अभी हम लोग अगर वैदिक सभ्यता की बात करें, तो वैदिक सभ्यता में सबसे पहले हम लोग इसका कालखंड देखेंगे, फिर इसके उत्पत्तिकर्ताओं के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसकी विशेषताएँ, आज चीज़ों का हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो अगर हम बात करें इसके कालखंड की बात करें, तो कालखंड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 चलता है, और 1000 से 600 उत्तर वैदिक काल चलता है।
आगे बात करते हैं। अगर हम उत्पत्तिकर्ताओं की बात करें तो बहुत से लोग ये मानते हैं कि नहीं, आर्य जो थे, हाँ, आर्य को माना जाता है। लेकिन आर्य क्या है? आर्य एक जो वर्ड है, जो आर्य वर्ड है, ये क्या है? अगर हम आर्य की बात करें तो आर्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। आर्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है, जो मतलब ये हमें दर्शाता है ना, ये एक भाषा सूचक शब्द है, ना कि एक जातिवाचक है। आर्य कोई जाति नहीं थी, कोई कास्ट नहीं थी कि आर्य, हाँ आर्य ओबीसी में आते हैं या फिर आर्य कहीं और आते हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं था। ऋग्वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद में 33 बार देखा गया है आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। आर्य जो शब्द का अगर हम अर्थ की बात करें तो आर्य जो शब्द है, इसका अर्थ होता है कुलीन होता है, उत्तम होता है, सज्जन होता है, साधु होता है, महान, सभ्य, जो श्रेष्ठ होते हैं। आप मान लीजिए मतलब एक अच्छे गुण वाले व्यक्ति को हम आर्य कह सकते हैं, अच्छे योद्धा को हम लोग आर्य कह सकते हैं। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग उसका दशक का युद्ध पढ़ेंगे ना। अभी तो हम लोग आगे वहाँ पे जब देखेंगे, मतलब एक सुदास करके राजा थे, उन्होंने मतलब उनके जो विपक्ष में 10 राजा आए थे, तो वहाँ पे जो 10 राजा थे, वहाँ पे वो 5 राजा आर्य थे और 5 राजा अधीर थे। और जो अगर अभी हम इनकी सुदास की बात करें तो सुदास भी एक आर्य थे। तो आर्य एक श्रेष्ठ स्थान को वहाँ पे माना जाता था, ना कि आर्य एक जातिवाचक शब्द था। तो आज से जो हम लोग ये माइंड में लेके चल रहे हैं, नहीं आर्य एक जाति थी, आर्य लोग वहाँ से आए थे, तो आर्य आप भी हो सकते हो। आप अगर श्रेष्ठ हो तो आप भी आर्य हो, ठीक है। तो अगर हम आर्य शब्द की बात करें, सर्वप्रथम आर्य शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम आर्य शब्द का प्रयोग 1853 ईस्वी में मैक्स मुलर ने किया था, ठीक है। उत्पत्तिकर्ताओं ने ये सारी चीज़ें सिद्ध करी हैं। तो अब जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि आर्य अगर कहीं आ गया कि आर्य कौन थे, तो आप लोग ये बोल सकते हैं नहीं, आर्य एक श्रेष्ठ स्थान को या फिर एक सज्जन स्थान के व्यक्तित्व को देख के हम ये बोल सकते हैं कि हाँ ये आर्य है, या फिर जो इसकी नॉर्मल कॉस्ट होते हैं वो हैं, ठीक है। आगे हम देखते थे ये आर्य थे, या फिर आप इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। अगर हम देखें ये निवासी कहाँ के थे, ठीक है, जो आर्य मतलब ये थे, ये निवासी कहाँ के थे, या फिर जो आर्य, अब मान लीजिए मतलब जो लोग आए थे या फिर जो जिन्होंने सभ्यता को मतलब शुरू किया, तो वो लोग कौन थे या फिर कहाँ के थे। अगर हम बात करें इंडिया में बात करें तो कश्मीर के कल्लर हो सकते हैं, फिर सप्त सैंधव प्रदेश मतलब बोला है कि वहाँ से आए थे, हैं निवासी, वहाँ के निवासी थे। तो सप्त सैंधव प्रदेश है, वो वही प्रदेश है जो हम लोग बात करते हुए सैंधव सभ्यता पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, वहीं का स्थान है सप्त सैंधव प्रदेश। तो अविनाश चंद्र ने ये चीज़ बोली है, संपूर्णानंद ने भी ये चीज़ बोली है कि नहीं सप्त सैंधव से, किसी ने बोला कश्मीर से है, तो कल्लर थे। अगर हम बोले ब्रह्म जो है ना, ब्रह्मसी प्रदेश है, वो गंगानाथ दास ने बोला था। अगर मध्य देश की बात करें, जो हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, इस साइड का बिहार वगैरह का पूरा एरिया हो गया, तो राजवली पांडे ने चीज़ बोली थी। अगर बात करें भारत के बाहर जो बोलते हैं ना, अगर मेन चीज़ हम बात करें तो मेन चीज़ इन्होंने बोला था, मैक्स मुलर ने बोला था कि नहीं मध्य एशिया के थे, ठीक है। बैक्टीरिया है मध्य एशिया, तो वहाँ के ये मेन निवासी वहीं के हमें ये देखने को मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये याद रखना कि मैक्स मुलर ने मध्य एशिया बोला था, बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया। तो अगर अफगानिस्तान की बात करें तो DS त्रिवेदी ने बोला नहीं कि अफगानिस्तान से आए थे, किसी ने बोला नहीं तिब्बत से आए थे, तिब्बत से दयानंद सरस्वती ने बोला था। पामीर के पठार से आए, तिब्बत के पठार से, पामीर के पठार से एडवर्ड मेयर ने बोला था। दक्षिण रूस से निहारिंग ने बोला था, और हंगरी से बोला था पी गाइल्स ने बोला था, जो डेवन नदी है हंगरी उसके पास पड़ता है, तो वहीं से बोला था ये चीज़ कि वहाँ के ये निवासी थे। तो ये निवासी कहाँ के थे, ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये है, ये हमें ध्यान में रखना है, मध्य एशिया है, बैक्टीरिया। आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें इसके स्रोत की, तो इसके 2 स्रोत हम लोगों ने बात किया था। सबसे बड़ा सेगमेंट इसका स्रोत का है, सबसे बड़ा सेगमेंट स्रोत का, सबसे अभी साहित्य जो है ना, इसके अगर हम साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो सबसे इसमें इसका एक नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लेके आएंगे, जिसमें हम लोग साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत इस बारे में हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। अभी हम लोग इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसके पुरातात्विक स्रोत की बात करें, तो पुरातात्विक स्रोत हम लोग बात कर चुके हैं। इसमें अभिलेख आते हैं, मृदभांड आते हैं, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। हम लोग सबसे स्टार्टिंग वीडियो में पढ़ा था कि अगर मतलब पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं। साहित्यिक स्रोत में जो वहाँ के धर्म ग्रंथ हो गए हैं, ये चीज़ें हो गई, या फिर किसी जो मतलब जो वो आते हैं, यात्री आते हैं, फिर यात्रियों का जो वर्णन होता है उनके द्वारा हम लोग को पता चलता है, वो साहित्यिक स्रोत में आता है। यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो यहाँ पे अभिलेख हो गए। अभिलेख में अगर हम बात करें तो एक एशिया माइनर का अभिलेख है, ठीक है।
तो उस अभिलेख में मतलब ये है कि एशिया माइनर, जिसको बुगजाई है, बुगजाई या बुगजाई, हाँ बुगजाई होगा, बुगजाई का अभिलेख कहते हैं तुर्की। ये 1400 BC पुराना अभिलेख है। यहाँ पे पता क्या है कि इस अभिलेख में हमें काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे ये बोलते हैं कि मतलब हित्ती और मतलब जो अगर बात करें टर्की बात करें, टर्की में 2 उतने टाइम वो थे संप्रदाय थे। वहाँ पे एक हित्ती समुदाय था, एक मित्तानी समुदाय था। तो उन दोनों के मध्य युद्ध होता है। तो फिर जब उनमें संधि कराई जाती है तो उनमें ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। जब उनमें संधि कराई गई ना, तो जो अपने यहाँ के वहाँ पे देवी देवताएं थे, वहाँ पे उनकी कसम खिलाई गई। तो उनकी कसम जैसे कौन हो गए, जैसे इंद्र हो गए, या फिर वरुण हो गए, हैं, नास से हो गया मित, मतलब 4 देवताओं की वहाँ पे उन लोगों को कसम। ये हम लोग के सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे बात कर लीजिए, मतलब आप UPSC अगर करना चाह रहे हैं या फिर कुछ मतलब अच्छे लेवल की तैयारी करेंगे तो उसके लिए ये मतलब मेंस के टॉपिक हैं। अभी आप उतना मतलब नहीं, आप इसलिए ऐसे ओवरव्यू ले लीजिए। इसके बाद जब हम लोग इसका रिवीजन करेंगे तो हम लोग उस चीज़ को भी अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो अभी ये आप लोगों के उसमें नहीं है तो प्लीज़ इसको आप उतना ध्यान मत दीजिएगा। तो वहाँ पे इन लोगों को कसम खिलाई जाती है, इंद्र हो गए, बस आप सुन लीजिए एक बार दिमाग से, बस होके निकल जाए। तो ये भी नहीं होगा ना कि आपको एशिया माइनर या जो तुर्की का अभिलेख था, फिर बुगजाई का जो अभिलेख था, तो वहाँ पे क्या हुआ था, 2 वहाँ पे समुदाय थे, हित्ती और मित्तानी समुदाय थे। तो उनके बीच युद्ध होता है, फिर युद्ध में उनकी संधि कराई जाती है। तो वहाँ पे जो संधि में है उन दोनों को 4 जो देवी देवताएं हैं उनके वहाँ पे देवी देवताओं के नाम 2 के पता होंगे आपको, इंद्र हो गया, वरुण हो गया, अभी हम लोग बात करी थी, और एक हो गए हमारे नास्य और मित, ठीक है। उन लोगों की उनको कसम खिलाई जाती है। और दूसरे अगर अभिलेख की बात करें, एक कस्सी का अभिलेख है जो ईरान में लगभग 1600 BC का। इससे हमें पता चलता है कि हाँ ये जो सभ्यता है ये 1500 BC से 600 BC के मध्य रही होगी, ठीक है। तो वहाँ पे हमें एक से मतलब वहाँ पे जो अभिलेख है, ये कस्सी का अभिलेख, वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है, वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यहाँ से एक शाखा जो है, एक शाखा भारत की ओर प्रस्थान करी है, ठीक है। तो वहाँ पे ये भी हमको वहाँ पे नहीं लिखा मिला है कि नहीं आर्यों की एक शाखा वहाँ पे। तो अगर वहाँ पे लिख देता आर्यों की शाखा तो ये मतलब जातिवाचक हो जाता, लेकिन वहाँ पे एक शाखा जो लोगों की है वो भारत की ओर प्रस्थान करी है, ये चीज़ वहाँ पे देखने को मिली। और मर्दभांड की बात करें तो ऋग वैदिक काल में गेरुवरड़ी जो मर्दभांड है वो हमें देखने को मिलते हैं। और उत्तर वैदिक काल में चित्तित धूसर मर्दभांड, इसमें मतलब वो जो लाल रंग के होते हैं, इसमें ब्लैक रंग के ऊपर वो चित्र बने होते हैं, उसे चित्रित मर्दभांड बोलते हैं, ठीक है। गेरुवरड़ी खाली लाल मर्दभांड होते हैं। तो वो चीज़ें हमें देखने को वहाँ पर मिलती हैं। अब हम बात करते हैं आगे जो हमारा साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत से हमें ये चीज़ें पता चलती हैं कि सबसे पहली चीज़ तो हमने अभी मतलब बात करेंगे कि जो हमारी अगर बात करें सिंधु सभ्यता की बात करें, फिर वैदिक सभ्यता की बात करें, तो ये दोनों आद्य में आती हैं। आद्य जो हमारा इतिहास था उसमें आती हैं। इसके अभी हम लोग पहले प्राक इतिहास ख़त्म किए, फिर आद्य इतिहास अभी चल रहा है। आद्य इतिहास जो हम सिंधु घाटी ख़त्म कर लेंगे तब आद्य इतिहास ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ऐतिहासिक वो पढ़ेंगे, इतिहास है जो ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। तो उसमें क्या है कि बढ़ चढ़कर लोहे का प्रयोग होगा। अभी हमें वो सब उतना सब देखने को नहीं मिलेगा। पहले हम लोगों ने भी ताम्रपाषाण काल में पढ़ा था कि तांबे का प्रयोग हुआ था, और हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा कि कांसे का प्रयोग हो रहा था। यहाँ पे हमें लोहे का प्रयोग भी देखने को मिलेगा, मतलब सब कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे हर एक चीज़ देखने को यहाँ पे मिलने वाली है वैदिक साहित्य में। तो अगर हम इसके साहित्यिक बात करें तो वैदिक काल के लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, और सुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी उनका ज्ञान आगे बढ़ता था। तो विभिन्न नाम इसमें हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसकी साहित्यिक इसमें बात करें तो इसे श्रुति साहित्य भी बोलते हैं, इसे अपौरुषेय भी बोलते हैं, उसे नित्य भी बोलते हैं, इसे संहिता भी बोलते हैं। इसमें विभिन्न हमें नाम इसको देखने को मिलते हैं, ठीक है। वैदिक साहित्य के अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें वैदिक साहित्य, इतने वेद हो गए हमारे, 4 वेद आ जाएंगे, ब्राह्मण आ जाएगा, आरण्यक आ जाएगा, उपनिषद आ जाएंगे, जिसमें हम वेदांत बोलते हैं। तो जब ये चारों मिल जाते हैं, ठीक है, वेद मिलेंगे वो भी 4 हैं, और जब ये चारों मिल जाएंगे तो जब इन सब का मेल होता है तब हम वैदिक साहित्य की बात करते हैं। और वैदिक साहित्य को हम श्रुति साहित्य भी बोलते हैं, अपौरुषेय बोलते हैं, और नित्य साहित्य भी बोलते हैं, संहिता साहित्य भी बोलते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें ब्राह्मण की बात कर ले तो जो ब्राह्मण है वेदों को जनमानस तक सरल और सहज, जो हमारे वेद थे ये तो पूरे उसमें थे, संस्कृत में लिखे हुए थे, सबको इनको पढ़ नहीं सकता है, तो इनको मतलब लोगों तक जनमानस तक सहज व सुबोध रूप में प्रस्तुत किया जाए, वो ब्राह्मण का था ना, वो उसमें जो ब्राह्मण थे वो उनका कार्य था।
अगर बात करें वेद का बात करें तो इसमें वेद सबसे पुराना जो हमारा है वो ऋग्वेद है, जो हमारा केवल ये पूर्व जो है ना, इसीलिए जो हमारा पूर्व वैदिक काल है उसे ऋग्वैदिक काल बोलते हैं, क्योंकि यही एक साक्ष्य में देखने को मिलता है अपने ऋग्वैदिक काल का, जिसका टाइम पीरियड है 1500 से 1000 BC। ठीक है। बाकी अगर हम बात करें इसमें यजुर्वेद की बात करें या फिर अथर्ववेद की बात करें और सामवेद की बात करें, तो इन मतलब दो मतलब सामवेद और अथर्ववेद में दोनों में हमें ऋग्वेद के थोड़े थोड़े अंश देखने को मिलेंगे। किसी को आंशिक बोलेंगे, किसी को पूर्णतः ऋग्वेद पर निर्भर बोलेंगे। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम लोग ये चीज़ देखेंगे। आरण्यक की बात करें तो यह एक दार्शनिक एवं रहस्यमयी जो रहस्यवादी सिद्धांत है। ठीक है। आरण्यक, इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं हमें, जैसे सब हमें देखने को मिलता है। अगर उपनिषद की बात करें तो उपनिषद के अर्थ होता है उप मतलब समीप और निषद मतलब बैठना, तो ये भी एक दार्शनिक सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। तो मतलब समीप में बैठकर ज्ञान प्राप्त करना वो उपनिषद में आ जाएगा, जिसको हम लोग वेदांत बोलते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही था। ये एक बस ये मान लीजिए कि ये एक बस ओवरव्यू था। इसके बाद जब हम लोग अच्छे से मतलब इसके जो साहित्यिक स्रोत देखेंगे, जिसमें हम लोग ऋग्वेद हो गया, फिर यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, ये सारी चीज़ें अच्छे से हम लोग जब कवर करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हमें मतलब थोड़ा मतलब ये है कि इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। बस समझना इसके क्या है कि इसको अच्छे से आप जब समझ लोगे, एक बार आपके माइंड से चीज़ें